दोस्तों अब मिस्र के लिए भी सीधा खतरा इजराइल पैदा कर रहा है। समंदर में इजराइल की युद्ध अभ्यास ने मिस्र का गुस्सा भड़का दिया है। जानेंगे क्या है पूरा मामला और अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा पर गिदोन 2 का ऐलान, हमास का सख्त जवाब, बोला ये अभियान भी पहले की तरह होगा नाकाम। और साथ में आपको बताएंगे ईरान के टॉप कमांडर का ऐलान, देश की हिफाजत का एक ही रास्ता, लगातार बढ़ाओ रक्षा ताकत, साथ में दुश्मन को दी धमकी। और इसी के साथ अफ्रीकी पत्रकारों के संगठन ने इजरायली अपराधों के खिलाफ उठाई आवाज, उन्होंने जो कहा है आप भी सलाम करेंगे। और इसी के साथ पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से एक एक करके बात करेंगे, तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों इजराइल ने हाल ही में लाल सागर यानी रेड सी में नौसैनिक अभ्यास किया है और इस कदम से मिस्र भड़क गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक काहिरा का मानना है कि इजराइल की यह हरकत अपनी सरकार के खिलाफ बढ़ते घरेलू गुस्से को दबाने की कोशिश है, लेकिन साथ ही मिस्र साफ कहता है कि वो इजराइल की फौजी ताकत को अच्छी तरह जानता है, इसलिए इसे सीधा खतरा नहीं मानता। असल चिंता कहीं और है, लाल सागर का बढ़ता सैन्यकरण। मिस्र पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इसका सीधा असर दुनिया के व्यापार और मिस्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विदेश मंत्री बद्र अब्दुल अती ने साफ कहा कि इस इलाके में हथियारों की बढ़ती मौजूदगी खतरनाक नतीजे ला सकती है। दोस्तों मंगलवार को इजरायली सेना ने औपचारिक रूप से इस अभ्यास की शुरुआत का ऐलान किया। इजरायल के अखबारों ने लिखा कि जहाज़ों की हलचल और सुरक्षा गतिविधियां बढ़ गई है, लेकिन किसी सीधी टक्कर या हमले का डर नहीं है। बावजूद इसके मिस्र इसे हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि लाल सागर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय फौजों की मौजूदगी और हौथी हमलों की वजह से तनाव में है। इस पूरे हालात का सबसे बड़ा झटका सुएज नहर को लगा है। वहां से मिलने वाली कमाई में रिकॉर्ड गिरावट आई है, क्योंकि कई जहाज़ों ने अपने रास्ते बदल दिए। नतीजा ये कि वैश्विक व्यापार और भी महंगा हो गया। इतना ही नहीं, लाल सागर में हलचल का सीधा असर मिस्र और पूरे इलाके की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। इतिहास गवाह है कि अब तक इजराइल ज्यादातर अमेरिका या यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ऐसे अभ्यास करता था, और वो भी संवेदनशील इलाकों से दूर। मगर इस बार का अभ्यास साफ दिखाता है कि इजराइल अब ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है। यही रवैया आगे चलकर तनाव बढ़ा सकता है। मतलब साफ है, इजराइल मिस्र के समंदर तक अभ्यास कर रहे हैं, जो मिस्र को एक तरह का चैलेंज है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हमास ने एक सख्त बयान दिया है, जिसमें उसने उस अभियान की कड़ी आलोचना की है, जिससे इजरायली फौज गिदोन 2 नाम से गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए शुरू करने की तैयारी कर रही है। हमास ने कहा कि यह अभियान भी पहले की तरह नाकाम होगा और अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। उनका कहना है कि यह गाजा के लोगों के खिलाफ जारी नरसंहार की जंग का हिस्सा है। हमास ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो समझौते होने नहीं दे रहे और कैदियों की वापसी की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। संगठन ने मध्यस्थ देशों से मांग की कि वो इजरायल पर दबाव डालें ताकि उसकी भूखमरी और तबाही की नीति रोकी जा सके। बयान में ये भी कहा गया, मध्यस्थों के दिए गए प्रस्ताव को नेतन्याहू ने नजरअंदाज कर दिया और उसका जवाब भी नहीं दिया। ये साफ दिखाता है कि असली रुकावट वही है और उन्हें अपने कैदियों की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं। हमास ने आगे कहा, जिस अभियान को इजराइल गिदोन 2 कह रहा है, उसकी घोषणा इस बात का सबूत है कि वो गाजा के खिलाफ नरसंहार की जंग को जारी रखना चाहता है। हमास का कहना है, हमने तो मध्यस्थों के ताज़ा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद ज़ायोनी हुकूमत मासूम लोगों के खिलाफ अपने बर्बर जंग जारी रखने पर अड़ी हुई है। वो गाजा सिटी में हमले और बढ़ा रही है, शहर को तबाह कर रही है और लोगों को बेघर कर रही है। ये सब मिलाकर एक बड़ा युद्ध अपराध है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के सबसे बड़े सैन्य अफसर ने साफ कहा है कि देश की हिफाजत का एक ही रास्ता है, अपनी रक्षा ताकत और दुश्मन को रोकने की क्षमता को लगातार और मजबूत करना। आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने गुरुवार को नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री डे पर रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेह को भेजे संदेश में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में ईरान के रक्षा उद्योग ने शानदार और काबिल फ़ख्र कामयाबियां हासिल की है।
इनमें से कुछ इज़राइल अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ जंग के दौरान सबके सामने आई। ये कामयाबियां इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम अपने आत्मविश्वास, मजबूत ईमान और अपने घरेलू ताकत पर भरोसा करती है। उन्होंने जोर देकर कहा, इलाके और दुनिया में जो हालात है और 12 दिन की उस जंग से जो सबक मिला, उससे ये साफ हो गया है कि हमें आने वाले खतरों से बचना है तो लगातार अपनी रक्षा ताकत बढ़ानी होगी। हमें दुश्मन को रोकने की क्षमता और मजबूत करनी होगी और अपने हथियारों, सिस्टम और फौजी साजो सामान को नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करते रहना होगा। उन्होंने नासिर जादेह और उनकी टीम की मेहनत की तारीफ की और उन्हें कामयाबी की दुआ दी। दोस्तों, गुरुवार को ही ईरान के रक्षा मंत्रालय ने भी नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री डे पर बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि ईरान ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हथियार और सैन्य उपकरण खुद बनाकर विदेशी ताकतों पर निर्भरता खत्म कर दी। ईरान आज इलाके की बड़ी रक्षात्मक ताकत और दुश्मन को रोकने का केंद्र बन चुका है। बयान में यह भी कहा गया कि ईरान के हैरान कर देने वाली मिसाइल ताकत जो हाल ही में जवाबी हमलों में सबके सामने आई, उसने दुश्मनों को यह साफ संदेश दे दिया है, अगर उन्होंने कोई गलती की या दुस्साहस दिखाया तो उन्हें बहुत जोरदार जवाब मिलेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफ्रीकन जर्नलिस्ट फॉर गाजा नाम का गठबंधन दुनिया भर के पत्रकारों, राष्ट्रीय संस्थाओं और पत्रकार संगठनों से अपील कर रहा है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों पर हो रहे जानबूझकर हमलों के खिलाफ खड़े हो। ये गठबंधन नाइजीरिया पत्रकार एरिटी बाकरे यूसुफ ने बनाया है और इसमें 20 से ज़्यादा अफ्रीकी मुल्कों के पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल शामिल है। इसने साफ कहा कि गाजा के पत्रकार सिर्फ इसलिए निशाना बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो दुनिया को सच दिखा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि पूरी अफ्रीका और दुनिया उनके हक में आवाज़ उठाए। गठबंधन ने बयान में कहा, अफ्रीकी अच्छी तरह जानते हैं कि औपनिवेशिक कब्जा और नस्ल भेद का चेहरा कितना डरावना होता है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मांग करते हैं कि इज़राइल पर सख्त पाबंदियां लगाई जाए, जैसे कभी दक्षिण अफ्रीका पर नस्ल भेदी हुकूमत के दौर में लगाई गई थी। उन्होंने मांग की कि फिलिस्तीनी पत्रकारों के लिए इंसाफ और जवाबदेही तय की जाए। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को जारी प्रेस बयान में गठबंधन ने बताया कि इज़राइल किस तरह मीडिया को खामोश करने और हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि गाजा में जारी कत्लेआम की असली तस्वीरें दुनिया तक ना पहुंचे। उन्होंने कहा, दुनिया की चुप्पी और लापरवाही हमें सबको उन अपराधों का भागीदार बना देती है जो हमारे फिलिस्तीनी साथी पत्रकारों के साथ किए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक मई 2023 से अब तक गाजा में 250 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। ये 21वीं सदी का सबसे खूनी दौर है पत्रकारों के लिए। इज़राइल ने ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में दाखिल होने से रोक दिया है। यानी आज पूरी दुनिया को जो कुछ भी गाजा के बारे में पता है वो वहीं के बहादुर फिलिस्तीनी पत्रकारों की बदौलत है जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने देश के कैद में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कई मामलों में जमानत दे दी है। ये सभी मामले मई 2023 में फौजी ठिकानों पर हुए हमलों से जुड़े हैं। ये जानकारी कोर्ट रिकॉर्ड और उनके वकील ने दी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने इमरान खान की अपील मंजूर की। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी 8 अलग अलग मामलों में खारिज कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उन मामलों में राहत दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि 72 साल के इमरान खान को रिहा किया जाए, बशर्ते कि उन पर कोई और केस दर्ज ना हो। हालांकि इमरान खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें एक भ्रष्टाचार मामले में सजा हो चुकी है। क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान के खिलाफ इस समय भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक दर्जनों मामले चल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सब झूठे और बनावटी केस है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के कई बड़े नेता और सांसद भी हाल ही में ऐसे ही मामलों में सजा पा चुके हैं। इनमें संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता भी शामिल हैं। दरअसल मई 2023 में जब इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में थोड़े समय के लिए गिरफ्तार किया गया था तो पूरे देश में बवाल मच गया। गुस्साए समर्थकों ने कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें रावलपिंडी का आर्मी हेडक्वार्टर भी शामिल था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी आज की खबरें।
आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।